हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? इंटरव्यू का तैयारी अब लगता है डेट आ गया है, आ ही जाएगा। नए चेयरमैन आ गए हैं तो संभवतः 5-6 तारीख को डेट आ जाना चाहिए। और लोग बोल रहे हैं कि 2 सप्ताह के बाद इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। यानी मोटा मोटी समझो कि 20 से इंटरव्यू शुरू हो सकता है, 20 के आसपास से। तो अब काउंटडाउन शुरू हो गया है। इतने दिनों से आप तैयारी कर रहे थे, अब उसका परीक्षण का समय आ रहा है। तो निश्चित रूप से दबाव तो बनता ही है, लेकिन उसमें निकलना ही सबसे बड़ी, कह सकते हो, बड़ी बात है। इसलिए तैयारी ऐसा हो, फुल प्रूफ हो, किसी तरह कोई दिक्कत ना हो। अगर मेरे से तो पूछा जाए कि इसको नटसेल में कहा जाए इंटरव्यू है क्या, तो इसका सब स्ट्रेस मैनेजमेंट, आधे घंटे का स्ट्रेस मैनेजमेंट। आप वहाँ पर कितना कूल रहते हो, जितना कूल रहोगे उतना बेहतर आंसर दे पाओगे। कई दफ़ा होता क्या है, स्टूडेंट लोग तनाव में आ जाते हैं, तो जाना पहचाना आंसर भी नहीं दे पाते हैं, जो सही रिस्पॉन्ड करना चाहिए वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं, गड़बड़ा जाते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप वहाँ शांत रहो, दिमाग आपका शांत रहे और सोच समझ के उत्तर दो, समझ रहे? तो उसमें अच्छा डिले, इसको एक दिन में डेवलप नहीं किया सकता है। उसको जितना आप एक्सरसाइज करोगे, जितना दोहराओगे, उतना फायदा होगा। आपने ग्रुप बना लो और ग्रुप के साथ जितना इंटरेक्ट कर सको, जितना प्लेजेंट रूप में अपनी बातों को रख सको, जितना कन्विंसिंग रूपों में अपनी बातों को रख सको, है ना। एटीट्यूड को नहीं लाना है, इस चीज को हमेशा याद रखो, एटीट्यूड को नहीं लाना। मतलब एग्जामिनर को या बोर्ड में बैठे व्यक्ति को नहीं लगना चाहिए कि आप में किसी प्रकार का एटीट्यूड, समझे? तो ये चीज को जरा ध्यान रखना। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग सब बहुत अच्छा करोगे, अच्छा रिजल्ट लोगे, हम लोग का नाम रोशन होगा, आपको सफलता मिलेगा, आपके परिवार गौरवान्वित महसूस करेंगे। तो तैयारी जारी रखो और अभी बिल्कुल 24 × 7 वाला हिसाब रखना है, पूरा दम खम लगा दो। मेरे को याद आता है कि 56वां का इंटरव्यू चल रहा था, उस समय मैं देखा था कि इतना सीरियस बैच था, उतना सीरियस बैच बहुत कम देखने को मिलता है, कि एकदम स्टूडेंट लोग पागल थे। मतलब जैसे सपोज करो किसी को मॉक इंटरव्यू लेना है, तो मैं किसको स्टूडेंट को आधा घंटा समय दूंगा, उससे ज्यादा क्या दूंगा। और वो चाहते हैं कि दिन भर मेरे को समय दे। तो मैं उन लोग करते क्या थे, सवेरे उठकर जितने स्टूडेंट सब आ जाते थे ऑफिस में, और सब ग्रुप बनाकर एक दूसरे से मॉक लेते थे। वो उसको मॉक दे रहा, वो उसको मॉक दे रहा। काफी अच्छा इसका नतीजा हुआ और काफी स्टूडेंट क्वालिफाई किए। तो मेरा यही मानना है कि आप थोड़ा अपना लेवल ऑफ कमिटमेंट और थोड़ा लेवल ऑफ लेबर बढ़ाओ, और वो लोग सोचो कि जॉब मिलेगा तो मेरे को मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। अगर एक जॉब भी हो तो मेरा होगा, और पूरी क्षमता लगा दो और अपने आसपास जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको एक्सप्लोर करो, ग्रुप बनाओ, उनको बोलो मेरे से क्वेश्चन पूछे, आप उसका जवाब दो, उसको रिकॉर्ड कर लो, आईना के सामने बोलो, देखो। थोड़ा ईश्वर का आशीर्वाद भी चाहिए, सबका आशीर्वाद है, दुआ और दवा दोनों काम आता है। तो दुआ भी होना चाहिए, दवा भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो इससे मिलकर काम करो, अच्छा रहेगा। पिछले क्लास में हम लोगों ने आपको सामाजिक आर्थिक नियोजन के बारे में बताया था कि योजना आयोग समाप्त हो गया और उसके स्थान पर नीति आयोग आ गया है। इस कारण जो है आज के तारीख में सामाजिक आर्थिक नियोजन की स्थिति में कुछ संशय का स्थिति उत्पन्न हो गया है। ऐसा नहीं लगता कि अब जो हम लोग को आदत लगा हुआ पंचवर्षीय योजना का, वो पंचवर्षीय योजना के बगैर थोड़ा सुना सुना लगता है। लेकिन अब तो जैसा कि आप जानते हो कि बनाया ही गया था सामाजिक आर्थिक नियोजन के संदर्भ में, और समवर्ती सूची का विषय था। केंद्र और राज्य दोनों को इसमें हिस्सेदारी और विकास वैसे भी विकेंद्रीकृत अवधारणा है। तो उस परिस्थिति में शुरुआत ग्राउंड टू मतलब बॉटम अप हो तो ज्यादा अच्छा है, और आज उसी दिशा में प्रयास हो रहा है। तो अभी हम लोग नया टॉपिक देखते हैं, लोक उपक्रम। इससे बीपीएससी में क्वेश्चन आता है, और इस बार आप इंटरव्यू दोगे तो आपसे क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाएगा, क्योंकि रेल के निजीकरण और बहुत सारे लोक उपक्रमों का भारत सरकार जो निजीकरण का निर्णय लिए, इससे क्वेश्चन बड़ा प्रासंगिक हो जाता है और इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। मैंने आपको बताया था कि इंटरव्यू का कोई सेट फॉर्मूला नहीं है कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाँ, आपके पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए जो चलता फिरता प्रश्न अभी चल रहा है, चर्चा में है, वो निश्चित रूप से पूछा जाएगा।
तो आप पब्लिक एड के विद्यार्थी हो, लोक उपक्रम पढ़े हो और सरकार लोक उपक्रमों का निजीकरण कर रही है, तो फिर क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। तो इस परिस्थिति में आपको चाहिए उसको थोड़ा ठीक से देख लेना। तो लोक उपक्रम कहते किसको है, लोक उपक्रम कितने प्रकार का होता है, लोक उपक्रम को मतलब लोक उपक्रम के विभिन्न रूपों में अंतर क्या है, फिर लोक उपक्रम जो है उसकी उद्देश्य क्या था, उसका क्या प्राप्ति रहा, क्या विफलता रहा, क्या सरकार द्वारा उस दिशा में काम किए गए हैं। अगर बीपीएससी का क्वेश्चन पैटर्न देखो मेंस में, तो हर साल इस टॉपिक पर क्वेश्चन पहले आता था। इधर 1-2 सालों से इस टॉपिक पर क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन इस बार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस टॉपिक पर क्वेश्चन रहेगा। इसलिए लोक उपक्रम को आपको ना बेहतर ढंग से कर लेना चाहिए, इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। जैसा कि आप जानते हो कि भारत में समाज स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले ही समाजवाद के प्रति आसक्ति बढ़ गया था। हमारे स्वतंत्रता संग्रामी या राष्ट्र निर्माता जो थे वो स्वतंत्रता पहले ही सोच रखे थे कि जब देश आजाद होगा तो हम समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाएंगे। इसका कारण क्या था कि जो 1929 में विश्व आर्थिक मंदी हुआ था, तो उस विश्व आर्थिक मंदी में सबसे बड़ी विडंबना ये देखी गई कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था था वो विफल हो गया था, समझ रहे। और उसी समय जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था बड़ी तेज, समाजवादी अर्थव्यवस्था बड़ी तेजी से आगे बढ़ा। तो भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले ही मन बना रखा था कि वह जो है समाजवाद अपनाएगा, और इसी दिशा में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहल भी हुआ और सामाजिक आर्थिक नियोजन अपनाया गया, लोक उपक्रमों की स्थापना की गई। तो लोक उपक्रम को हम लोग कई नाम से जानते हैं। लोक उपक्रम को सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं, लोक सरकारी क्षेत्र कहते हैं, लोक सरकारी उद्यम कहते हैं, समझ रहे हैं, सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं, बहुत सारे नाम से रहते हैं। मतलब आप समझ लो कि अर्थव्यवस्था में जो क्रियाकलाप होते हैं उसको हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं, सरकारी क्षेत्र और गैर सरकारी क्षेत्र। सरकारी क्षेत्र यानी कि सरकार के जो व्यवस्था है उसके अधीन बहुत सारे आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं, तो उसको सार्वजनिक क्षेत्र वाले कहते हैं। और जो निजी क्षेत्र के इकाइयों द्वारा जो आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं उसको हम निजी क्षेत्र कह सकते हो। जैसे उदाहरण के तौर पर बैंक हुआ, तो बैंक हुआ, कुछ बैंक सरकार के अधीन काम करते हैं और कुछ बैंक प्राइवेट भी काम करता है। तो पब्लिक जो कह सकते हैं, जो सरकार के अधीन जो बैंक काम कर रहे हैं उनको हम लोग पब्लिक सेक्टर कह सकते हैं, और जो प्राइवेट सेक्टर के अधीन बाजार, जो निजी क्षेत्र के अधीन काम हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर का बैंक कह सकते हो। फिर आप कह सकते हैं इंश्योरेंस में वैसे देखने को मिल रहा है, ट्रांसपोर्ट में भी वैसे देखने को मिलेगा कि 2 तरह का बस चलता है, प्राइवेट भी है पब्लिक भी है, सरकारी बसें भी चलती है, प्राइवेट बसें भी चलती है। तो इस तरह से भारत में कोई हैरानी वाली बात नहीं है। इसका कारण क्या कि भारत जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब ही होता है सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र भी होंगे और निजी क्षेत्र भी होंगे। ऐसा अपनाने के पीछे सिर्फ कारण यही रहा होगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो देश की हालात थी उसमें निजी क्षेत्र इस लायक नहीं थे कि वो देश के आर्थिक विकास को गति प्रदान कर सके। इसलिए सरकार खुद लोक उपक्रमों के माध्यम से सामने आई, नेतृत्व प्रदान की, आधारभूत संरचना का निर्माण की और फिर लोक उपक्रम के आगे नेतृत्वकारी भूमिका सौंपी है। और आज भी ये मुद्दा बड़ा प्रासंगिक बना हुआ है। तो जैसे लोक उपक्रम का मतलब हुआ वह क्षेत्र जो सरकार के अधीन काम कर रहा है और गैर पारंपरिक कार्य करता है, वाणिज्यिक व्यापारिक प्रकृति के कार्य करता है, वैसे कार्य करता है जिसमें उद्यम हो, जिसमें जोखिम हो, जिसमें व्यवसाय के तत्व हो, जिसमें मुनाफा के तत्व हो, जो हमारे सामाजिक आर्थिक विकास से ताल्लुकात रखता हो। तो इसी क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। तो बोले पुलिस क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र पुलिस विभाग को कहेंगे? नहीं, पुलिस विभाग को सार्वजनिक क्षेत्र क्यों बोलेंगे? पुलिस विभाग तो खुद सरकारी विभाग है और वह नियामकीय प्रशासन में आता है। हाँ, बैंक को जरूर कह सकते हैं, इंश्योरेंस को जरूर कह सकते हैं, LIC को कह सकते हैं, फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कह सकते हैं कि ये सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं। तो लोक उपक्रम जो हुआ, उपक्रम मतलब अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग मतलब अधिग्रहण करना, यानी इन क्षेत्रों को, इन कार्यों को सरकार ने कालक्रम में अधिग्रहण कर रखा है, अपना रखा। ये शुरू में नहीं थे, ये बाद में अपनाया गया। और दूसरी बात जो हुआ, उद्यम का मतलब क्या होता है, जिसमें जोखिम होता है,
जिसमें मुनाफा के तत्व होता है, तो इसमें जोखिम के तत्व होते हैं, मुनाफा के तत्व होते हैं। और दूसरा बात क्या होता है कि इसमें गैर पारंपरिक स्वरूप क्रियाकलाप होते हैं, वाणिज्यिक क्रियाकलाप होते हैं, वित्तीय क्रियाकलाप होते हैं, औद्योगिक क्रियाकलाप होते हैं, जो संभवतः पहले लोक प्रशासन द्वारा संपन्न ना किया जाता। तो समझ में आ गया आपको कि लोक उपक्रम कौन हुए। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोक उपक्रमों की स्थापना, आप कह सकते हो भारतीय प्रशासन का स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कह सकते हो कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह रहा कि भारत में लोक उपक्रमों की स्थापना की गई। समझ रहे, तो लोक उपक्रम जो थे उनको हमारे प्रथम प्रधानमंत्री समझ रहे हैं पंडित नेहरू ने क्या बोला, आधुनिक भारत के पवित्र मंदिर की संज्ञा दिया कि आधुनिक भारत के पवित्र मंदिर होंगे। क्लियर है, उन्होंने आधुनिक भारत के पवित्र मंदिर, इस पर बहुत सारी उम्मीदें जोड़ के रखी गई थी कि लोक उपक्रम राष्ट्रीय उद्देश्य की पूर्ति करेंगे, लोक उपक्रम समझ राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति करेंगे, लोक उपक्रम आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति करेंगे, लोक उपक्रम कह सकते हो आप सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति करेंगे। तो बहुत सारा मतलब अपेक्षाएं लोक उपक्रम से रखा गया था। और जो पंडित नेहरू ने लोक उपक्रम को आधुनिक भारत का पवित्र मंदिर की संज्ञा दिया था। जैसे आपका से तो राष्ट्रीय उद्देश्य में था इसका देश को आत्मनिर्भर बनाना, विदेशी मुद्रा कमाना, समझ रहे हैं, फिर कह सकते हो आयात प्रतिस्थापन करना, निर्यात संवर्धन करना, ये सब उसका राष्ट्रीय उद्देश्य था। राजनीतिक उद्देश्य क्या था, जो समाजवादी उद्देश्य संरचना या समाजवादी संकल्पना जो था संविधान में, उसको प्राप्त करना। फिर आर्थिक उद्देश्य क्या था, आधारभूत संरचना का निर्माण करना, निजी क्षेत्र को तैयार करना, निजी क्षेत्र को सहयोग देना वगैरह वगैरह। फिर आप कह सकते हो कि इसका मोटा-मोटी सामाजिक उद्देश्य क्या था, तो सामाजिक उद्देश्य इसका यह था कि वर्चुअली देश में जीवन स्तर ऊंचा उठाना, जो लोक उपक्रम में कर्मचारी काम करते हैं उनके जीवन यापन को बेहतर करना, समझने सुख सुविधाएं जो होते हैं, मौलिक सुख सुविधाएं, उसको बढ़ाना वगैरह वगैरह। तो भारत में लोक उपक्रमों की स्थापना व्यापक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया गया। और लोक उपक्रम के तहत बहुत सारा तरह की इकाई आती है, जैसे विभागीय उपक्रम कहते हैं, जैसे रेल हो गया, डाक हो गया। फिर लोक निगम कहते हैं, जिसमें आप कह सकते हो भारतीय जीवन बीमा निगम हो गया, आरबीआई हो गया, राष्ट्रीयकृत बैंक हो गए। फिर सरकारी कंपनी ले लो, तो सरकारी कंपनी में कौन आ जाएगा, सरकारी कंपनी में वो ले लो आईपीसीएल, बीपीसीएल, ये सब कंपनियां हो गई। समझ, फिर आप देखो होल्डिंग कंपनियां, तो होल्डिंग कंपनियां जैसे सेल हुआ, गेल हुआ, ये सब के एक ही क्षेत्र में काम कर रहे बहुत सारे कंपनियों को मिलाकर होल्डिंग कंपनी बना दिया गया। फिर आप देखते हो इसमें कुछ और भी बना, जैसे नदी घाटी परियोजना बनाया गया, उसको कंट्रोल बोर्ड कहते हैं, नियंत्रण बोर्ड। नदी घाटी परियोजना जैसे भाखड़ा नागल परियोजना बोर्ड, मैनेजमेंट बोर्ड हो गया, चाहे आप व्यास प्रबंधन बोर्ड हो गया, कोसी गंड परियोजना हो गया, ये सब दामोदर घाटी निगम। वैसे तो इसकी स्थापना लोक निगम में किया गया है, लेकिन वो भी नदी घाटी परियोजना से संबंधित हो गया। तो इस तरह से आप देखते हो कंट्रोल बोर्ड की स्थापना की गई। गंडक परियोजना, कोसी हो गया, स्काडा हो गया, सोन कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, नाम सुना, स्काडा सोन का है, सोन नदी जो है दिल्ली बिहार में, उससे संबंधित। इस प्रकार आप देखते हो कि यह लोक उपक्रमों में विभागीय उपक्रम जैसे रेल हुआ, डाक भारतीय डाक हुआ, फिर गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस हुआ, जितने सोने का खान हुआ, वो सब इसी में आते हैं। आयुध फैक्ट्रियां हो गई, फिर लोक निगम जिसकी स्थापना संसद से की गई, जिसमें जीवन बीमा निगम हो गया, आरबीआई हो गया, राष्ट्रीयकृत बैंक हो गया वगैरह वगैरह। फिर आप सरकारी कंपनी, जिसमें आपने भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारतीय कह सकते हो हैवी इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, ये सब आ जाता है। फिर आप कह सकते हो कंट्रोल बोर्ड हो गया, जिसमें आप भाखड़ा नागल प्रबंधन बोर्ड वगैरह को रख सकते हो। फिर आप कह सकते हो बहुत सारा कह सकते हो वो ट्रस्ट, पब्लिक ट्रस्ट है, जैसे यूटीआई वगैरह हो गया,
एक बहुत सा कमोडिटी बोर्ड है, जैसे रबड़ बोर्ड, चाय बोर्ड, कॉफी बोर्ड हो गया। फिर आप कह सकते हो बहुत सारा इसमें लोक उपक्रम है, लेकिन उनकी संख्या कम है, लेकिन है, समझ रहे। बहुत सारा इसमें जो कमीशन टाइप का, आयोग टाइप, बोर्ड टाइप का ऑर्गेनाइजेशन, खादी ग्राम उद्योग बोर्ड हुआ, तो ये सब लोक होल्डिंग कंपनी हुआ, ये सब की स्थापना की गई थी लोक उपक्रम के तहत। और उद्देश्य तो वही मैंने आपको बताया, राजनीतिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, आर्थिक उद्देश्य और राष्ट्रीय उद्देश्य, समझ रहे हैं। अगर आप 1 बाय 1 करके पूछे तो वो क्या का उद्देश्य था, तो आप ऐसे बोल सकते हो, आधारभूत संरचना का निर्माण करना, निजी क्षेत्र को आगे के जाने के लिए प्रेरित करना, वो आयात प्रतिस्थापन करना, निर्यात संवर्धन करना, विदेशी पूंजी अर्जित करना, समझ रहे हैं। फिर आप कह सकते हो आय और रोजगार बढ़ाना, क्षेत्रीय असंतुलन दूर करना, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, वगैरह वगैरह। तो इसको लेकर लोक उपक्रम स्थापित हुए और बहुत हद तक काम भी किए, समझ रहे। तो लोक उपक्रम पर 2-3 तरह के क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन है लोक उपक्रम को क्या क्या तरीका से स्वायत्ता दी गई और लोक उपक्रम पर क्या क्या नियंत्रण रखा गया। अगर आपसे कोई पूछता कि लोक उपक्रम को स्वायत्ता क्या दी गई है, तो आप बोलोगे पृथक वैधानिक दर्जा दिया गया है, पृथक कह सकते हो धन दिया गया है, पृथक कर्मचारी इनके होते हैं, इनका पृथक प्रबंधन होता है, या सरकार के अनावश्यक हस्तक्षेप, नियंत्रण इत्यादि से मुक्त होते हैं, वगैरह वगैरह। और फिर बोलता है नियंत्रण क्या है, तो विधायी नियंत्रण है, तो कार्यकारी नियंत्रण है, तो वित्तीय नियंत्रण है, तो न्यायिक नियंत्रण है, जन नियंत्रण, बहुत सारा सूचना का अधिकार भी लागू होगा। और फिर लोकपाल वगैरह में भी मामला जा सकता है, अगर भ्रष्टाचार इत्यादि का मामला बनता है। तो फिर आप कह सकते हो न्यायिक नियंत्रण भी होता है, न्यायिक समीक्षा भी हो सकती है, इसके क्या संसद में प्रश्न भी उछाला जा सकता है, वगैरह वगैरह। वित्तीय नियंत्रण, सीएजी भी नियंत्रण रख सकता है, वित्त मंत्रालय भी नियंत्रण रख सकती है, समझ रहे। तो ये सब मंत्री जी जो है लोक उपक्रम के, जैसे रेल मंत्री हुए, चाहे और कोई दूसरे लोग उस पर भी कंट्रोल रखते हैं। तो इस तरह से लोक उपक्रम पर नियंत्रण भी है और लोक उपक्रम को स्वायत्ता भी देगी। उद्देश्य यही है कि ये जो स्वायत्ता है वह लोकहित में इस्तेमाल हो। अगर हम स्वायत्ता ज्यादा दे और नियंत्रण कम रखें तो बेलगाम हो सकते हैं, और अगर हम नियंत्रण ज्यादा दे और स्वायत्ता कम कर दे तो काम ही नहीं कर पाएंगे। तो एक बैलेंस देना होता है, ताकि स्वायत्ता और नियंत्रण दोनों मिलकर लोकहित में रहे, दोनों से लोकहित की परिपूर्ति हो। तो इसी संदर्भ में यह व्यवस्था की गई। क्लियर है। तो मैंने बताया लोक उपक्रम के स्थापना में टॉपिक पढ़ाया भी था, लोक उपक्रम का कितने बड़े संख्या में इसकी मतलब कह सकते हो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विकास हुआ है। आंकड़ा मैं मेंस वाला क्लास में दिया हूँ, अगर आप चाहो तो मेरा मेंस वाला क्लास भी पढ़ के देख सकते हो। लोक उपक्रम वाले में तो मैंने बताया था कि कितने लोगों को रोजगार दिया, मतलब कह सकते कि भारत में लोक उपक्रम जो है अपने उद्देश्य में पर्याप्त रूप से सफल रहा है। जो उद्देश्य रखा गया था, आधारभूत संरचना का निर्माण करना, पूंजी निर्माण करना, समझ रहे, फिर विदेशी मुद्रा अर्जित करना, फिर आप कह सकते हो निर्धनता दूर करना, बेरोजगारी दूर करना, आय और क्षेत्रीय विषमता दूर करना, ये सब में लोक उपक्रम पूरी तरह सफल रहा। समझ रहे, जैसे आप कह सकते हो कि देश में आधारभूत संरचना का निर्माण हुआ, देश औद्योगिक क्षेत्र में कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बना, विदेशी मुद्रा है, पूंजी का निर्माण हुआ, निजी क्षेत्र को आगे आने में ताकत मिली। फिर आप कह सकते हो कि क्षेत्रीय विकास हुआ, क्षेत्रीय असंतुलन दूर हुआ, बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिला। आपको पता है रेलवे जो है रोजगार का बहुत बड़ा जरिया है, बड़े संख्या में लोगों को रोजगार देता है। तो ये सब कुछ फायदा हुआ लोक उपक्रम के। क्लियर है। लेकिन लोक उपक्रम का कुछ अगर दूसरे तरफ पहलू देखा जाए, थोड़ा इसमें परिसीमाएं भी देखने को मिली। जो उद्देश्य लोक उपक्रम को लेकर गया था, मतलब उस पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। कारण क्या था कि इस समय बहुत तरह की समस्याएं आ गई, जैसे प्रबंधकीय समस्या हो गया, राजनीतिक समस्या हो गया, वित्तीय समस्या हो गया, प्रक्रियात्मक समस्या हो गया। जैसे क्या समस्या बोल सकते हो, परियोजना का गलत चयन किया गया, परियोजना के स्थान का गलत चयन किया गया, जैसे मेरे फिर इनका प्रबंधन जो है ना, उसमें व्यावसायिकता विशेषज्ञता का अभाव देखा जाता है। इनका जो तकनीकी होता है, प्रौद्योगिकी होता है,
वो भी बहुत ज़्यादा अपडेट और बहुत ज़्यादा विकसित नहीं होते हैं, पिछड़ जाते हैं प्राइवेट सेक्टर के तुलना में। फिर कह सकते हो इनका जो मूल्य निर्धारण की नीति हो वो भी ठीक नहीं होता है। फिर इनका जो परियोजना का जो समय निर्धारण किया जाता है बहुत लंबा होता है, जिससे खर्च बहुत बड़ा भाग जाता है। और इस कारण क्या हुआ कि बहुत सारे लोग उपक्रम जो जिनसे उम्मीद किया गया था कि लाभ कमाएंगे, आधुनिक भारत के पवित्र मंदिर के रूप में काम करेंगे, लेकिन ये राजकोषीय घाटा इनके कारण, इनका लॉस के वजह से राजकोषीय घाटा बढ़ता गया समझ रहे हैं। और मतलब ये लोक उपक्रम भारतीय अर्थव्यवस्था पर व्हाइट एलिफेंट जैसा हो गया समझ रहे हैं, और कह सकते हो कि बोझ जैसा हो गया इसको मैनेज करना। तो 90 के दशक में वैश्विक स्तर पर परिवर्तन हो रहा था, केवल भारत में अकेला नहीं हो रहा था, पूरे वैश्विक स्तर पर समझ रहे हैं। अमेरिका में, इंग्लैंड में, सब जगह। तो भारत में भी उदारीकरण, वैश्वीकरण दौर शुरू हुआ, और उसके मध्य 1992 में नई औद्योगिक नीति आई। तो 1992 जो नई औद्योगिक नीति आई उसमें 1956 का औद्योगिक नीति, जिसको जवाहरलाल नेहरू के विचारों के आधार पर बनाया गया था, उससे अर्थव्यवस्था ने पूरी तरह यू टर्न ले लिया। और जो लोक उपक्रम के प्रति जो अब तक चला आ रहा था तौर तरीका, उसको बदलने का शुरुआत हो गया। जैसे लोक उपक्रमों का कह सकते हो अनारक्षण वाला समय, जैसे उस समय जिस समय नई आर्थिक नीति लागू हो रहा था, उस समय 18 क्षेत्र था जिसमें लोक उपक्रम काम करते थे, निजी क्षेत्र को उसमें अलाउ नहीं किया गया था। लेकिन धीरे धीरे वो खाली किया गया। अब वर्तमान में 3 क्षेत्र ही ऐसा है जिसमें केवल लोक उपक्रम काम करता है, और तीसरा क्षेत्र जो भी बचा हुआ है उसमें भी जो जैसे परमाणु ऊर्जा, एक वो परमाणु ऊर्जा है, खनिज, और तीसरा रेल। अभी रेल पर भी देख रहे हो कि अभी परिवर्तन अभी चल रहा है, अनारक्षण हो रहा है धीरे धीरे। दूसरा जो है वह हुआ कि कर्मचारियों का जो कह सकते हो कि जो सिख उद्योग थे, जो रुग्ण उद्योग थे, उनके पुनर्वास का प्रयास किया गया। समझ रहे कि जो संभलने लायक थे उनको संभलने का मौका दिया गया, और जो नहीं संभल गया उनको समाप्त कर दिया गया या निजी हाथों में भेज दिया गया समझ रहे हैं। तो ये एक ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल कह सकते हो एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन कह सकते हैं एक बनाया गया था, जिसका लोक उपक्रमों का पुनर्वास के लिए ये व्यवस्था बनाई गई थी कि लोक उपक्रमों को इनको सौंप दिया जाएगा, ये इसके मतलब वस्तु स्थिति का अध्ययन करेंगे और इसमें सुधार की गुंजाइश देखेंगे। इससे भी काफी फायदा हुआ। और कुछ लोक उपक्रमों का निजीकरण का भी निर्णय लिया गया, क्योंकि उनका कोई इलाज नहीं था, इसलिए उनको निजीकरण करना ही बेहतर समझा गया। ये लोक उपक्रमों से जो कर्मचारी मतलब ज्यादा थे, जिनको जरूरत नहीं थी या उनके कारण मैन पावर बढ़ रहा था, अनावश्यक खर्च बढ़ रहा था, तो उन्हें हटाने के लिए गवर्नमेंट ने गोल्डन हैंडशेक, तो गोल्डन हैंडशेक के तहत क्या था, उनको स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दे देना था और रिटायरमेंट के समय एक अच्छा खासा लमसम अमाउंट देना था, इसलिए उसको हम लोग गोल्डन हैंडशेक कहते थे। वो भी बहुत, उससे भी बहुत कर्मचारियों की छटनी की गई। फिर उसके बाद भारत सरकार ने लोक उपक्रमों प्रति स्पर्धा विकसित करने के लिए हमारे कह सकते हो महारत्न, मिनी रत्न और नवरत्न की संज्ञा दिया। ये भी बहुत सारे 5 या भी कितना 7 होंगे लगभग लोक उपक्रमों को महारत्न की संज्ञा दी गई, फिर कुछ को नवरत्न की संज्ञा दी गई, कुछ मिनी रत्न की संज्ञा दी गई। उनका एक कंडीशन है कि ये शर्त अगर पूरा करते तो उनको यह संज्ञा दी जाएगी और उसके बदले में उनको बहुत सारा अधिकार मिलेंगे, स्वायत्ता मिलेंगे, अपने हित में निर्णय लेने के अधिकार मिलेंगे। तो ये सब व्यवस्था पिछले दिनों किया गया। फिर उसके बाद लोक उपक्रमों का विनिवेशीकरण, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। विनिवेशीकरण क्या होता है कि जो लोक उपक्रम में सरकार का पूंजी लगा हुआ है उसको निकाल लेना, विनिवेश करना समझ रहे। तो विनिवेशीकरण किया गया। इसके लिए शुरू में तो विनिवेश समिति बना, फिर विनिवेश आयोग बना, फिर वित्त मंत्रालय, फिर अलग से एक विभाग मंत्रालय बनाया गया, विनिवेश विभाग बनाया गया। फिर उसको जब बीजेपी एनडीए सत्ता से बाहर चली गई और यूपीए आ गई तो फिर उसको वित्त मंत्रालय के अधीन रख दिया। तो विनिवेश विभाग आज जो है ना वित्त मंत्रालय के अधीन एक विभाग के रूप में काम करता है, इसका नाम सदा दीपायन विभाग कर दिया गया। ठीक है, तो ये व्यवस्था अभी भी काम कर रहा है कि ये लोक उपक्रमों का
विनिवेशीकरण करता है, उसकी योजना देखता है और उसमें सरकार का जो पूंजी फंसा हुआ है, लगा हुआ है, उसको निकालने का प्रयास करता है रिसोर्स मोबिलाइजेशन के तहत। क्लियर है? तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज पिछले दिनों देखने को मिला। कोई कंफ्यूजन नहीं है? समझ में आया आपको? ठीक है ना। फिर अभी हम लोग देखते हैं कि फिर क्या हुआ। फिर MOU का साइन किया गया। MOU का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। ये जो है ना, ये ऑस्ट्रेलियन पद्धति है जिसमें क्या कहा गया था कि लोक उपक्रम भारत सरकार के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन करते हैं। लोक उपक्रम को सरकार स्वायत्ता देती है और बदले में लोक उपक्रमों को निष्पादन देना होता है। तो इसमें भी बहुत फायदा हुआ। बहुत सारे लोक उपक्रम MOU का हस्ताक्षर करके काफी अच्छा निष्पादन किया और मतलब इस पर प्रयोग सफल रहा। तो इस प्रकार आप देख रहे हो कि 90 के दशक के बाद लोक उपक्रमों में व्यापक बदलाव आए हैं और नया नवाचार लागू किया गया है। लोक उपक्रम समाज के हित में काम करे, इसके लिए एक नया कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किया गया कि अब अपने धन का एक खास हिस्सा जो है ना समाज के मुद्दे पर खर्च करेंगे, निर्धनता निवारण के लिए करेंगे, रोजगार संवर्धन के लिए करेंगे या उस क्षेत्र के विकास के लिए करेंगे। तो इस तरह से व्यवस्था की गई। समय तो लोक उपक्रम वर्चुअली जो है स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद स्थापित हुआ और 90 के दशक में यह पुनर्गठित हुआ और आज जो है 2008 आप कह सकते, 2020 कह सकते, इसमें लोक उपक्रम एक नए क्लेवर में है, एक नए परिस्थिति, क्योंकि LPG यानी उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, इसका दौर भी अब लगभग समाप्त हो रहा है और नया पोस्ट LPG की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अभी तो वैश्वीकरण का उल्टा परिस्थिति देखने को मिल रहा है कि हर देश अपने हितों को प्रमुखता दे रहा है और अपने दायरा को मोड़ रहा है, सीमित कर रहा है। तो आज कह सकते रिवर्स वैश्वीकरण का दौर चल रहा है। उदारीकरण, निजीकरण के संदर्भ में भी आज बहुत ही संशय की स्थिति है, क्योंकि जो बाजार की स्थिति है, निजी जो अर्थव्यवस्था का हालात है, उसमें अभी कुछ बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है। इस कारण अभी थोड़ा स्टैंड स्टिल की स्थिति है। तो आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि बताइए आज 2020 में लोक उपक्रमों का भारत में क्या भविष्य है। तो आप बतलाएंगे कि भारत में लोक उपक्रम को प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने आधुनिक भारत के पवित्र मंदिर की संज्ञा दी है और मंदिर की प्रासंगिकता कभी खत्म थोड़े होती है, समय अंतराल के बावजूद भी चलता ही रहता है। इसलिए प्रासंगिकता तो इसका आज भी बना हुआ है और आज भी इससे निर्धनता निवारण, रोजगार संवर्धन, समझ रहे हैं, और उसका विकास, नवाचार इत्यादि के संदर्भ में कई अपेक्षाएं बनी हुई है। आज जब अर्थव्यवस्था लड़खड़ाता है तो हमारा नजर लोक उपक्रमों की तरफ जाता है कि वह लोक उपक्रम कैसे अर्थव्यवस्था को थामे, कैसे अर्थव्यवस्था को संकट से उबरने में सहयोग दे। समझ रहे ना। जैसे अभी आप देखो बहुत, इसलिए आज जो कोरोना पोस्ट पैंडेमिक हुआ और इसके कारण बड़े पैमाने पर लोग बेरोजगार हो गए और बड़े अब अर्थात व्यस्त व्यवस्था देखी गई। तो उस परिस्थिति में लोगों को उम्मीद था कि सरकार लोक उपक्रमों के माध्यम से रोजगार का ऑफर देगी, दिस दैट। लेकिन अभी तो चूंकि सरकार उल्टा रेलवे में प्राइवेटाइजेशन का जो निर्णय ले लिया, लोग एकदम उबल पड़ रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि अभी हमें रोजगार दो और आप निजी क्षेत्र को दे रहे हो, तो कैसे हमारे हितों का संवर्धन होगा, कैसे हमारे हितों की रक्षा होगी। तो ये चीज को एक मतलब समझने के लिए थोड़ा बुनियादी बातों को समझना आवश्यक है कि यह सत्य है कि भारत में लोक उपक्रम रोजगार का बड़ा जरिया है। समझ रहे हैं, आधुनिक मंदिर है, दिस दैट, जितने भी आप उससे अपेक्षा रखते हो कोई इसमें गलत नहीं है। लेकिन आप इस बात को भी भूल नहीं सकते हो कि भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का भी औचित्य है, अस्तित्व है। तो इस परिस्थिति में अगर निजी क्षेत्र काम करना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं, तो फिर उसको रोका कैसे जा सकता है। सरकार मतलब सब क्षेत्र में अकेले काम करिए तो संभव है ही नहीं, क्योंकि भारत पहली बात तो राजनीतिक व्यवस्था नहीं है और दूसरी बात जो है
समझ रहे हैं कि वह जो है मतलब समाजवाद और ये कह सकते हो सामाजिक संरचना इत्यादि के प्रति अपने नजरिया को बहुत लचीला रखता है, हार्ड रवैया नहीं अपना रखा कि हम ऐसा ही व्यवस्था चाहते। तो इस परिस्थिति में क्या हो जाता है कि लोक उपक्रमों का जो अपेक्षाएं थी लोक उपक्रमों से उसको फिर पुनर्परिभाषित किया जा रहा है, और जहाँ जरूरत हो रहा है वहाँ निजी क्षेत्र को, निजीकरण को, ट्रिपल पी जैसे नवाचार को प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो ये तो है, अगर आपसे इंटरव्यू में पूछता हो कि आप रेलवे का निजीकरण का विरोध करते कि समर्थन, तो आंसर आपके लिए देना बड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन चूंकि हम एक सिविल सर्वेंट हैं, होने जा रहे हैं, तो सरकार के निर्णय के साथ खड़ा होना हमारा दायित्व बनता है, लेकिन इस चीज को भी सुनिश्चित करना है कि हम अंधभक्ति ना दर्शाएं। तो उस परिस्थिति में आप ये बोल सकते हैं कि वैसे तो सरकार का निर्णय सही है, लेकिन इस चीज को सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि रोजगार या कर्मचारी की या सुरक्षा किसी प्रकार दुष्प्रभावित ना हो, और मतलब कर्मचारी का सुरक्षा भी पूरी तरह रहे और रोजगार भी लोगों को मिलते रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपको जो करना है करिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, आप बोल सकते हो। ठीक है। निजीकरण, अभी बहुत इसमें भी कंफ्यूजन, निजीकरण हो रहा है कि मतलब विनिवेशीकरण हो रहा है, क्या हो रहा है? निजीकरण का दो अर्थ होता है। अगर व्यापक अर्थ में निजीकरण का लिया जाए तो तीन चीज हो सकता है। एक तो हुआ कि पूंजी बेच देना, दूसरा हुआ कि नहीं बेचेंगे नहीं, मतलब आपको अधिकार दे देंगे, आप चलाइए, इसको हमारा ही है लेकिन आप चलाइए, प्रबंधन निजी हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। समझ रहे? तीसरा क्या हो सकता है? मतलब तीसरा हो सकता है कि मतलब दोनों मिलकर कोई वेंचर कर लेते हैं, सरकार और प्राइवेट वाला, या आधा पूंजी आप लगाओ, आधा तकनीकी आप लगाओ, दिस दैट, ऐसा भी कह सकता है। लीज आउट कर सकते हैं, लीजिंग कर सकते हैं, वगैरह वगैरह, फ्रेंचाइजी दे सकते हैं, इस तरह का। तो निजीकरण का मतलब होता है कि निजी क्षेत्रों को प्रवेश की अनुमति देना, उन्हें निर्णय लेने के प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर देना, और उनके तौर तरीकों को संगठन में अलाउ करना। अब वो आएंगे तो अपने हिसाब से प्रभावित करना भी शुरू करेंगे, तो फिर इस हिसाब से जो कर्मचारियों की सुरक्षा, कर्मचारियों को जो लाभ और बहुत तरह का जो आजीविका जुड़ा हुआ है, उस पर तो थोड़ा प्रभाव तो पड़ता है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। तो उसी चीज को आपको सुनिश्चित करना है। ठीक है ना? तो आपसे अगर ये पूछा जाता तो आप ये बतलाना कि लोक उपक्रमों का निजीकरण का फैसला सरकार का सही है, लेकिन जो जैसा कि लोक उपक्रम भारत में केवल एक उद्देश्य की पूर्ति, लेकिन व्यापक उद्देश्य की पूर्ति कर रहे हैं, तो उस परिस्थिति में सुनिश्चित होना चाहिए कि लोक उपक्रमों के निजीकरण से जो समाज के प्रति इसकी जवाबदेहिता है वह किसी प्रकार खंडित ना हो, किसी प्रकार दुष्प्रभावित ना हो। ये व्यवस्था अगर रहे तो कोई दिक्कत नहीं, कीजिए जो करना है आपको। ठीक है, तो ये आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। ठीक है, और भी अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक टॉपिक दूसरा टेकअप करता हूँ। इसके बाद एक टॉपिक है कंट्रोल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, मतलब लोक व्यय पर नियंत्रण। इस पर क्वेश्चन आता है कि लोक व्यय पर नियंत्रण क्यों होना चाहिए? तो लोक व्यय पर नियंत्रण ऐसे ही होना चाहिए कि लोक राजस्व पर आप नियंत्रण कर नहीं सकते हो। अगर राजस्व पर जो बाहर से आ रहा है उस पर क्या नियंत्रण करोगे? एक आदमी अपने आमदनी पर नियंत्रण कर सकता है? तो पहली बात तो आमदनी पर नियंत्रण कर सकता भी नहीं और करना भी नहीं चाहिए। तो जितना आ जाए उतना अच्छा, लक्ष्मी जितना है क्या बुरा है कि नहीं? लेकिन वो तो चूंकि बहुत सारे बाहर घटकों से प्रभावित होता है तो उस पर आपका कंट्रोल ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन व्यय तो आप करते हो जो आपके पास, उसको तो कंट्रोल कर सकते है कि नहीं? तो ये जो है लोक व्यय पर नियंत्रण। लोक व्यय पर नियंत्रण का मतलब हुआ लोक प्रशासन पर नियंत्रण। अगर आपका बाल बच्चा गड़बड़ कर रहा है, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है, तो खर्च कंट्रोल कर दो, उसे खर्च पर पाबंदी लगा दो, उसका अपना भी मिजाज सही हो जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है मतलब वित्तीय नियंत्रण। वित्तीय नियंत्रण हो जाएगा, व्यय पर नियंत्रण हो जाएगा, तो व्यवहार पर भी नियंत्रण हो जाएगा। तो यहीं पर ये इस टॉपिक को रखा है कि लोक व्यय पर नियंत्रण क्यों होना चाहिए? क्योंकि लोक में पैसा आपका अपना नहीं ना, वो तो जनता का पैसा है, उसको जवाब देना है। जब नियम कानून है, विधि है, बड़े पैमाने पर धन का इस्तेमाल हो रहा, अगर
0.01% भी इधर उधर होगा तो करोड़ों अरबों रुपये हो जाएगा। तो इस परिस्थिति में नियंत्रण तो होना ही चाहिए कि आपको मनमाना करने का अलाव तो नहीं दिया सकता, क्योंकि अल्टीमेटली पब्लिक का पैसा और पब्लिक को जवाब देना होता है कि नहीं। अब यहाँ पर दिक्कत होता है कि फिर नियंत्रण कैसे रखा जाए। तो नियंत्रण दो तरह से हो सकता है, या तो खर्च के पहले रखे या खर्च के बाद रखे। तो खर्च के पहले नियंत्रण रखने के लिए वित्त मंत्रालय है, प्रशासनिक मंत्रालय, और खर्च के बाद नियंत्रण रखने के लिए संसद हुआ, लोक लेखा समिति हुआ, CAG हो गया, ऑडिट हो गया। तो जब सरकार लोक व्यय पर नियंत्रण रखने के लिए, पहले नियंत्रण रखने के लिए बजट बनाती है, बजट पेश करती है, संसद से पारित कराती है, तो बजट का अधिनियमन तक जो नियंत्रण होगा वह व्यय पूर्व हो गया, खर्च के पहले हो गया। और जब खर्च हो गया उसके बाद कौन नियंत्रण करेगी, तो उसके बाद CAG करेगी, लोक लेखा समिति करेगी, लोक उपक्रमों की समिति करेगी, फिर संसद करेगी वगैरह। तो खर्च उसके बाद तो नियंत्रण होगा। जब खर्च हो चुका है तो फिर उसके बाद वो उसका नियंत्रण हो जाता है, संसद वगैरह का लेखा परीक्षण का बात हो जाती है। तो ये कौन कौन एजेंसी जो लोक व्यय पर नियंत्रण रखती है, तो लोक व्यय पर नियंत्रण रखने वाले वित्त मंत्रालय हो गया नंबर 1, दूसरा संसद हो गया नंबर 2, और तीसरा हो जाएगा आपका CAG। तीनों आ सकते, 3 नंबर क्वेश्चन आता है। CAG पर तो पिछले बार ही क्वेश्चन आया, तो इस टॉपिक को आपको बेहतर ढंग से कर लेना चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे वित्त मंत्रालय नियंत्रण कैसे रखती है, तो वित्त मंत्रालय देश का प्रमुख वित्तीय अभिकरण है। सब पैसा कौड़े का प्रबंधन तो वही करती है, देश में कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ जाएगा, कैसे खर्च होगा, कैसे मैनेज करना होगा, सब तो इसी काम है। तो बट नेचुरल है कि वित्त मंत्रालय का लोक व्यय पर नियंत्रण तो रहता है, और व्यय पूर्व नियंत्रण ज्यादा रहता है। वह बजट बनाती है, बजट बना के संसद में पेश करती है, संसद से पारित करवाती है, फिर प्रशासनिक मंत्रालयों को धन देती है, फिर वित्त वर्ष समाप्त होने लगता है तो जो पैसा बच गया उसको बोलते हैं वापस कर दो, और बीच में भी टाइम टू टाइम वो अपना निर्देश देते रहती है, तौर तरीका बतलाते रहती है। तो इस प्रकार वित्त मंत्रालय का तो बहुत भयानक नियंत्रण रहता है। वित्त मंत्रालय के बारे में थोड़ा पढ़ लेना, कितने विभाग होते हैं, कौन कौन विभाग होते हैं वगैरह वगैरह, है कि नहीं। तो वित्त मंत्रालय में 5 विभाग है। पहला विभाग है आर्थिक मामलों का विभाग, यह बजट बनाता है। दूसरा है व्यय विभाग, ये व्यय पर नियंत्रण रखता है। तीसरा है राजस्व विभाग, यह राजस्व संग्रह के लिए उत्तरदायी है। फिर चौथा है विनिवेश विभाग, वह लोक उपक्रमों के विनिवेशीकरण से संबंधित है। और 5वां का वित्तीय सेवा का विभाग, फाइनेंशियल सर्विसेज, जो इंश्योरेंस, बैंकिंग वगैरह सर्विसेज देती है उससे संबंधित एक अलग विभाग है। पहले तो ये आर्थिक मामलों के विभाग में आता था, तो इसको अलग विभाग बना दिया गया। तो वित्त मंत्रालय का खर्च पर बहुत लोग बजट पर या व्यय पर अच्छा खासा नियंत्रण रहता है। उसके अनुमति के बाद ही कोई चीज बजट में शामिल होगा, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर आता है कि वित्त मंत्रालय के बाद संसद कैसे नियंत्रण रखती है। तो संसद भी समिति 2 तरह का नियंत्रण रखती है, सामान्य नियंत्रण और विशेष नियंत्रण। तो सामान्य नियंत्रण रखती है वही संसदीय प्रश्न हुआ, फिर प्रश्नकाल हुआ, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव हुआ, फिर आप काम रोको प्रस्ताव हुआ वगैरह वगैरह। और विशेष नियंत्रण कैसे रखते हैं, तो संसदीय समिति द्वारा रखते हैं। बहुत सारे संसद के समिति ऐसा है जिसका लोक व्यय पर नियंत्रण का अधिकार है, जैसे लोक लेखा समिति हुआ, लोक उपक्रमों की समिति वगैरह, ठीक है। फिर तीसरा होता है, इस पर देख लेना होगा, फिर तीसरा होगा CAG द्वारा नियंत्रण। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 148 से 151 के बीच CAG का प्रावधान किया गया। वैसे तो इसका नाम नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, लेकिन वह काम केवल लेखा परीक्षक करता है। नियंत्रक के रूप में उसका कार्य न के बराबर है, क्योंकि वो खर्च के पहले नियंत्रण नहीं रखता है, वो खर्च के बाद नियंत्रण रखता है। क्लियर है, वो खर्च के बाद नियंत्रण रखता है, तो उस हिसाब से उसको हम लोग यहाँ पर रखते हैं। और दूसरा जो हो गया CAG का, वो भारतीय संविधान में क्या संरक्षण मिला। अभी तुरंत क्वेश्चन बनेगा किसको CAG बनाया गया, बतला सकते हो, तो बतलाओगे कि जो गवर्नर थे पश्चिम यहाँ के जम्मू कश्मीर को, उनको भी वर्तमान में नया CAG बनाया गया है। समझ रहे, कौन CAG को नियुक्त करता है, तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है।
कैसे हटाया जा सकता है? तो जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का प्रक्रिया है वैसे ही हटाया जा सकता है। तो सीएजी भारत किसका अंग है? संसद का अंग है। किसके प्रति उत्तरदायी है? तो संसद के प्रति उत्तरदायी है। सरकार से वो अलग है, सरकार से सरकार का उसका कोई प्रभाव नहीं रहता है, सरकार उसको ज्यादा प्रभावित नहीं कर सकती। के लिए संवैधानिक व्यवस्था है वो। क्लियर है? तो इस पर क्वेश्चंस आएंगे कि सीएजी किसको रिपोर्ट देता है, तो सीएजी किसका अंग है, तो सीएजी का भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद है, तो यहाँ नियंत्रक, महालेखा परीक्षक और नियंत्रक में क्या फर्क हुआ, ये सब कुछ आपसे पूछा जा सकता है। इसको आपको देखना पड़ेगा। सीएजी कब बना, कब अस्तित्व में आया, वगैरह वगैरह। ठीक है। फिर आपसे वित्त मंत्रालय में कितने विभाग है, फिर संसद के बहुत सारे प्रश्न है, कितने कौन कौन समिति है। तो 4 समिति तो आप जानते होंगे। एक समिति को हम लोग कहते हैं लोक लेखा समिति, दूसरा कहते हैं, दूसरे समिति का नाम है आपका प्राक्कलन समिति, तीसरे समिति का नाम है आपका लोक उपक्रमों की समिति, और चौथा उपक्रम 1992 बना है, उसको कहते हैं विभागीय समिति। इसकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, मतलब आप समझ लो विभागीय समितियों की संख्या जो है अभी 24 है। 16 और 8, 16 समिति का अध्यक्ष लोकसभा से होता है और 8 समिति का अध्यक्ष राज्यसभा से होता है। फिर ये समितियां जो होती है ना, बजट पर व्यापक नियंत्रण रखती है। इससे बजट बना, बजट संसद में पेश किया गया, समझ रहे हैं, उसके बाद संसद के ऊपर बजट पर सामान्य चर्चा होती है, फिर संसद के कार्यवाही को 1 महीने के लिए स्थगित कर दिया जाता है। तो जो फिर बजट को इन्हीं समितियों को सौंप दिया जाता है, जो 24 समितियां हैं। यह समितियां बजट का गहनता से अध्ययन करती और रिपोर्ट करती, फिर इसी के आधार पर कटौती प्रस्ताव वगैरह लाया जाता है। तो इस टॉपिक पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा बताइए, बजट का प्रस्तुति का चरण बतलाइए, किस तरह से बजट अधिनियमित होता है, बतलाइए। कौन पहला चरण होता है, बाद में दूसरा चरण कौन होता है, तीसरा चरण कौन होता है, सब समझ रहे। फिर पूछा जा सकता है कि बतलाइए कि सीएजी, ये जो कटौती प्रस्ताव कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का कटौती प्रस्ताव होता है। नीति मूलक कटौती प्रस्ताव, प्रतीकात्मक कटौती प्रस्ताव और मितव्ययी कटौती प्रस्ताव। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि सरकार यदि अपना बजट पारित ना करा पाई तो क्या होगा। तो सरकार अगर अपना बजट पारित ना करा पाई तो सरकार इस्तीफा देगी। क्यों? क्योंकि लोकसभा में बजट का अधिकार लोकसभा को है, और लोकसभा में अगर आपका बहुमत नहीं है तभी ना आपने बजट पारित ना करा पाए। अगर आपका बहुमत नहीं है तो फिर आपको सत्ता में रहने का कोई मतलब नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो ये जरा देख लेना आप, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं, विभागीय समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो विभागीय समिति में एक समिति में 45 सदस्य होते हैं, 31 होते हैं, 21 और 10, 21 होता है लोकसभा से और 10 होता है राज्यसभा से। पहले 45 होता था, अब 31 हो गया है, 31 हो गया। ठीक है। तो इसको टोटल समिति की संख्या कितना हो गया, 24 हो गया। तो इस टॉपिक को थोड़ा आप देख लेना, इससे क्वेश्चन आ सकता है और आपको करना चाहिए, समझ रहे। तो सीएजी का बारे में देख लेना, लोक लेखा समिति के बारे में देख लेना, समझ रहे हैं। प्राक्कलन समिति किसमें कितने, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं और 300 लोकसभा से होते हैं। लोक उपक्रम समिति की स्थापना के 1964 में की गई, कितने सदस्य होते हैं, 22 सदस्य, 15 और 7। ठीक है। तो ये सब चीजें ना आपको देख लेना चाहिए, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। लोक व्यय पर ही नियंत्रण क्यों रखना, क्योंकि लोक व्यय पर नियंत्रण का मतलब हुआ लोक प्रशासन पर नियंत्रण, यानी हम लोग व्यय पर नियंत्रण रख के प्रशासन पर नियंत्रण रख सकते हैं। इसीलिए टॉपिक पढ़ाया जाता है और पढ़ाया जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो ना, सब कुछ उतर ढंग से पढ़ लेना। ये बजट वाला जो टॉपिक है फाइनेंस में ना, अभी जैसे इकोनॉमिक्स में बच्चा तो पूछ रहे, अच्छा मतलब राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति क्या है, फिर बदलाव राजकोषीय मौद्रिक नीति कौन मैनेज करता है, राजकोषीय नीति कौन मैनेज करता है। पिछले दिनों बजट में
सुधार किया गया, क्या बदलाव किया गया बजट प्रक्रिया में, समझ रहे, ये सब आपसे पूछा जाएगा और आपको इसका आंसर तैयार कर लेना चाहिए। टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ठीक है, देयर इज नो कंफ्यूजन, इसको आप कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, आज एक टॉपिक और टेकअप कर सकते हैं और बस एक टॉपिक और टेकअप करेंगे, जो है वह है कानून और व्यवस्था। ये टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन अक्सर आता है और चूंकि बिहार से जोड़कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस टॉपिक को ना बेहतर ढंग से तैयार करना, इसलिए तैयार करना कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको दो कारणों से इम्पोर्टेंट होता है। एक तो कि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट हैं, इसलिए टॉपिक इम्पोर्टेंट होता है, और दूसरा टॉपिक इम्पोर्टेंट होने का वजह होता है कि आप जो है समझ रहे हैं ना, क्या कहते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट पुलिस को या प्रशासनिक सेवा को चॉइस देते हो। आप प्रशासनिक सेवा को चॉइस दोगे तो पूछेगा नहीं कि प्रशासनिक सेवा किस विभाग के अधीन काम करता है, सर पुलिस का हायरार्की क्या है, पुलिस का अधिनियम क्या है, बिहार पुलिस अधिनियम क्या, ये तो पूछेगा ही पूछेगा और आपको बतलाना ही पड़ेगा। तभी हम लोग देखते हैं बिहार में कानून और व्यवस्था संबंधी प्रशासन। तो बिहार में कैसे से बदलाव, कानून और व्यवस्था, अगर आपसे कोई पूछता हो कि कानून और व्यवस्था है क्या, तो क्या बोलोगे, तो बोलेगा कानून और व्यवस्था प्रशासन की एक दशा है जिसमें क्या होता है, जिसमें कानून का होता है और दूसरे समाज में शांति सद्भाव इत्यादि बना रहता है। तो उस दशा को हम लोग क्या बोलते हैं, कानून और व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर। जैसे आप देखते किसी शहर में जाते हो और आप कभी भी आ जा सकते हो, कहीं भी गुजर बसर कर सकते हो, तो यहाँ कानून व्यवस्था अच्छा है। और किसी शहर में जाता हो और वही बोले 6 बजे शाम में घर चला ना, हमारे रात में ज्यादा घूमना नहीं है, तो इसका मतलब वहाँ कानून व्यवस्था है खराब स्थिति। तो कानून व्यवस्था बहुत इम्पोर्टेंट स्थिति टॉपिक है, तो इसका बड़ा गहरा संबंध है, मतलब प्रशासन से, मतलब इसका देश के विशासन विकास, हमारे राज्य का, सरकार का क्रेडिबिलिटी से ताल्लुकात है। अगर सरकार कानून और व्यवस्था की बहाली नहीं कर सकती, उसकी गारंटी नहीं दे सकती, तो सरकार का विश्वसनीयता खतरे में पड़ जाता है। कोई विदेश निवेश नहीं आएगा, कोई प्रत्यक्ष निवेश नहीं होगा, कोई लोक उपक्रम नहीं लगेंगे, कोई बाहर से पूंजी नहीं लगाएगा, है कि नहीं। जैसे देख रहे बिहार में कानून और व्यवस्था के कारण थोड़ा सा लेवल चिपकाया हुआ कि नहीं, बिहार में कानून व्यवस्था चौपट है। नीतीश जी के आगमन के बाद बिहार में कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त हुआ, इसके बावजूद भी कोई बाहर से लोक उपक्रम या बाहर से कह सकते हो निवेश नहीं आया, पूंजी नहीं आया, कारण बहुत से खराब बदनाम होता है। तो हम लोग बदनाम है बिहार, नहीं जाना, वहाँ रिस्क है, वहाँ काम नहीं कर पाएंगे, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है, वगैरह वगैरह। आपने पिछले दिनों देखा होगा नैनो का प्लांट लगा रही थी टाटा कलकत्ता बंगाल में, कितना दिक्कत हुआ, फिर अंत में उसको हटा ही लेना पड़ा वहां से अपना प्लांट, याद है आपको, क्लियर है। सो दिस इज बेसिक पॉइंट जो आपको यहाँ पर ध्यान देना। तो कानून और व्यवस्था जो है राज्य सूची का विषय है, लेकिन केंद्र में ऐसे कई विषय हैं जिस पर विधि बनाकर राज्य में कानून और व्यवस्था को केंद्र प्रभावित कर सकते हैं। कानून और व्यवस्था राज्य के सबसे पुराने कार्यों में से एक है। जब राज्य बहुत कम काम करते तब भी कानून व्यवस्था महत्वपूर्ण था, और आज जो राज्य 2000 से भी अधिक कार्यों करते तब भी कानून व्यवस्था बहुत इम्पोर्टेंट, क्लियर है। तो बड़ा इम्पोर्टेंट है कानून और व्यवस्था के बारे में। आप अगर देखना चाहते हो तो वेनसांग, या फिर आप देख सकते हो फहियान जब भारत आया तो भारत में कानून व्यवस्था का बड़ी प्रशंसा किया और लिखा कि भारत में कानून व्यवस्था बहुत अच्छा है, कोई भी आदमी कहीं भी कहीं आ जा सकता है, रह सकता है, गुजर गुजर कर सकता है। और वही जब वेनसांग आया तो वह भारत के कानून व्यवस्था के बारे में चिंता प्रकट की, बोला वो उसने यात्रा के दौरान 3 दफा लूटा गया, वगैरह वगैरह। तो इस प्रकार आप देखते हो कानून व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कानून और व्यवस्था दो शब्दों से मिला है, कानून का अर्थ अलग होता है, व्यवस्था का अलग अर्थ होता है। कानून का मतलब होता है समाज को चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए जो विधि होता है उसको कानून कहते हैं। अनुच्छेद 12 में विधि का व्याख्या भी किया गया है, समझ रहे हैं। व्यवस्था क्या होता है, व्यवस्था तो होता है जो आप कह सकते हो सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक आर्थिक व्यवस्था, समाज में शांति सद्भाव का बना रहना, यानी
यदि समाज में और राज्य को चलाने के लिए नियम कानून बनाए, उसका प्रभावी ढंग से पालन किया जा रहा है और समाज में शांति सद्भाव है, तो उसको कानून और व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, अच्छा कानून व्यवस्था कहते हैं। क्लियर, देयर इज नो कंफ्यूजन। फिर आप देखते हो कानून और व्यवस्था जो है अगर अब सही रहेगा तो राजस्व प्रशासन काम करेगा बेहतर, न्याय के प्रशासन बेहतर सुकून महसूस करेगा, कल्याणकारी योजनाएं बेहतर ढंग से लागू होगी, विकास कार्यक्रम बेहतर ढंग से होगा, समझ रहे हैं, विदेशी मुद्रा आएगा, देश का साख बढ़ेगा, लोगों का विश्वास प्रशासन के प्रति बढ़ेगा, और फिर आप मोटा मोटी समझ लो कि मतलब कह सकते हो ऑल इज वेल का सिचुएशन होगा। लेकिन अगर कानून व्यवस्था खराब हो गया तो फिर तो आप देखते हो पूरा चीज चौपट हो जाएगा। तो कानून और व्यवस्था बहुत संवेदनशील विषय है, किन कारणों से प्रभावित होगा कहना बड़ा मुश्किल। अभी सपोज करो बिजली आ रहा है, तब तक तो दिक्कत नहीं है, 4 दिन बिजली नहीं आएगा तो लोग रोड पर चले आएंगे, फिर कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। पानी नहीं आएगा तो लोग रोड पर आ जाएंगे, गुंडागर्दी राहजनी बढ़ जाएगा तो लोग रोड पर आ जाएंगे, कानून व्यवस्था का समस्या उत्पन्न हो जाएगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कानून व्यवस्था सही होना, मतलब ऑल इज वेल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि हमने आपको तुरंत बताया कि कानून और व्यवस्था राज सूची का विषय है, तो पुलिस हुआ, सार्वजनिक व्यवस्था हुआ, न्यायालय हुआ, जेल हुआ, बंदी गृह हुआ, ये सब राज सूची का विषय है और उसमें राज्य विधायिका को विधि बनाने का अधिकार है। लेकिन केंद्र संघ सूची में और समवर्ती सूची में कई ऐसे विषय हैं जिस पर विधि बनाकर राज्य जो है, केंद्र जो है, राज्य में कानून व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। जैसे आप देख सकते हो आईपीसी हुआ, सीआरपीसी हुआ, ये सब समवर्ती सूची में आता है। फिर बेतार व्यवस्था हुआ, विस्फोटक वस्तु हुआ, अग्निय विस्फोटक वस्तु, ये सब संघ सूची में आता है जिस पर केंद्र को विधि बनाने का। भारत अंतर्राष्ट्रीय पुलिस हुआ, भारतीय पुलिस सेवा हुआ, ये सब केंद्र के दायरे में आते हैं और उस पर वो विधि बनाती है। तो इस प्रकार आप देखते हो केंद्रीय विधि बनाती है, राज्य विधि बनाती है, और इस तरह से कानून व्यवस्था राज्य सूची का विषय कम और समवर्ती महत्व का विषय ज्यादा प्रतीत होता है। केंद्र स्तर पर पूछा जा सकता है, केंद्र स्तर पर कौन कौन सा अभिकरण है जो कानून और व्यवस्था बनाने में प्रभाव डालते हैं। सबसे गृह मंत्रालय हो गया, फिर केंद्रीय पुलिस बल हो गया, फिर कई केंद्रीय पुलिस संगठन है, फिर कई पुलिस केंद्रीय आसूचना अभिकरण है और कई जांच अभिकरण है। कौन कौन हो गया? गृह मंत्रालय, अर्धसैनिक बल, केंद्रीय पुलिस संगठन, केंद्रीय आसूचना संगठन, केंद्रीय जांच संगठन। यह सब कानून और व्यवस्था बनाए रखने में क्या करते हैं? केंद्र से प्रभाव डालते हैं। केंद्र डायरेक्ट उसमें काम नहीं करती है, उसको इन्फ्लुएंस करती है। मेन कानून और व्यवस्था राज्य में बहाल होता है। और राज्य में कौन सा ढांचा बदला सकते हो? तो भारतीय पुलिस अधिनियम 1860 61 बोल सकते हो। उसके तहत क्या है? कानून व्यवस्था राज्य सूची का विषय है और जिला स्तर पर कलेक्टर कानून व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होता है। और उसमें सहयोग कौन करता है? तो उसमें सहयोग करता है कलेक्टर करता है, जिला पुलिस बल करता है, न्यायालय करता है, जेल करता है, बंदी गृह करता है, बेतार व्यवस्था करता है, गुप्तचर संस्थाएं करती है, प्लस अर्धसैनिक बल, केंद्र के जो राज्य के अपने जो सैनिक बल होते हैं वो भी उसमें सहयोग करते हैं और जरूरत पड़ने पर अर्धसैनिक बलों का सहयोग लिया जाता है। और उससे भी ज्यादा अगर स्थिति ना सुधरता हो तो फिर सेना का भी सहयोग लिया जाता है। लेकिन सेना का सहयोग आमतौर पर कानून व्यवस्था में नहीं लिया जाता है, क्योंकि सेना अपने कमांड में काम करती है, राज्य सरकार या राज्य पुलिस बल के या डीएम के कंट्रोल में काम नहीं करती है। इसलिए सेना का बहुत कम इस्तेमाल होता है, ज्यादातर अर्धसैनिक बल वगैरह का। जिस जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, समझ रहे हैं, बिहार के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में देखते हुए कि हायरार्की पर क्वेश्चन खूब आता है। अच्छा बतलाओ, पुलिस सेवा का हायरार्की बतलाओ। डीजीपी हुआ, फिर एडीजीपी हुआ, फिर आईजी हुआ, फिर डीआईजी हुआ, फिर एसएसपी हुआ, फिर एएसपी हुआ। पूछा जाता है सेक्शन। थाना कितने प्रकार का होता है, सबसे पहला थाना कब बना था, वगैरह वगैरह। अगर आप पुलिस सेवा ऑप्ट कर रहे तो पुलिस के बारे में पूरा जानकारी रखो। पूछेगा आपसे, एक बार मेरे स्टूडेंट से पूछा पुलिस का हायरार्की बतलाओ, बतला रहा था, उसने पुलिस सर्किल इंस्पेक्टर बोला, तो
तो सर्किल इंस्पेक्टर बोला तो पुलिस बोला सर्किल इंस्पेक्टर क्या पद होता है? मतलब है कि नहीं सर, मैं सर्किल होता है, मतलब जो अनुमंडल जो होगा वो सर्किल में बटा होता है और उसका प्रधान कहलाता है सर्किल इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर उसको बोलते हैं। ज्यादातर उसका कार्यालय बहुत प्रखर नहीं होता है, ज्यादातर लोग पुलिस में थाना को ही जानते हैं और उसी से लोगों का ताल्लुकात होता भी। बड़े बड़े जो थाना होता है ना, बड़ा बड़ा जो थाना होगा उसका प्रभारी जनरली कौन होगा? इंस्पेक्टर लेवल अधिकारी को, समझ रहे? तो इस तरह से रहता है। तो ये क्वेश्चन आपका इंटरव्यू में बनता है। फिर आपसे पुलिस पर और भी क्वेश्चन बहुत सारा बनता है। होमगार्ड की स्थापना कब हुई? फिर आपका अर्धसैनिक बलों में सबसे रैपिड एक्शन फोर्स क्या है? तो कोबरा क्या है? फिर आपसे पूछा NIA क्या है? फिर आपसे पूछा सकता है कि जो बड़े शहर जैसे दिल्ली वगैरह हुआ वहाँ पुलिस प्रणाली है, कमिश्नरी प्रणाली, उसका विशेषता बतलाओ। फिर बतलाओ कि बिहार पुलिस में सुधार इतना स्लगिश क्यों है, इतना धीमा धीमा क्यों है? पुलिस सुधार में क्या क्या सुधार अब तक किए गए हैं? राष्ट्रीय पुलिस आयोग का अध्यक्ष कौन था? उसके क्या रिकमेंडेशन थे? श्री प्रकाश सिंह ने जो सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दिया था उसके क्या निर्णय थे? क्यों राज्य सरकार पुलिस को सुधार को नजरअंदाज करना नहीं चाहती है? खाकी बनाम खादी चर्चा क्या है? इस पर भी क्वेश्चन अक्सर आते हैं, ये पूछा जा सकता है आपको। फिर आपसे पूछा सकता है कि बिहार पुलिस अधिनियम 2007 में जो बना उसका क्या विशेषता है, सब बतलाइए। तो इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन कानून व्यवस्था पर बनता है और स्टूडेंट को तैयार करना चाहिए। तो बिहार पुलिस अधिनियम खास तौर पर जो पुलिस सेवा को ऑप्ट कर रहे हैं उनसे तो क्वेश्चन और बनेगा, समझ रहे? तो इसलिए कानून व्यवस्था टॉपिक को बेहतर ढंग से बोला कि बिहार में कानून व्यवस्था खराब क्यों है, कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या उपाय करोगे? तो जितना भी जैसे नीतीश कुमार का ये जो है ना छेड़ेंगे ना छोड़ेंगे, क्या कहने का मतलब हुआ कि हम अपराधीकरण को संशय नहीं देंगे, जगह नहीं देंगे। और दूसरी बात जो है, कोई अगर हम लोग को छेड़ेगा तो छोड़ेंगे भी नहीं उसको हम पूरी तरह। तो आप देखते हो पिछले दिनों नीतीश कुमार का जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है कि क्राइम में, करप्शन में, क्रिमिनलाइजेशन वैसे में उन्होंने एकदम जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रखा है कि कुछ सुनवाई नहीं होगी, बड़ी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी ऐसा मामले में, और इसके नतीजे भी हैं, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो अपना राज है तो आप देखते हो कुछ कितना विकास हो, कमी नहीं रह जाता, लेकिन अगर देखा जाए तो विगत वर्षों में बिहार में विकास तो हुआ है, कानून व्यवस्था बेहतर है और इंफ्रा भी बना है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक है। हाँ, लेकिन चूंकि विकास एक निरंतर कार्यक्रम है, सब जगह विकास हो रहा है, केवल बिहार में अकेला नहीं हुआ, तो थोड़ा अंतर तो थोड़ा रह जाता है। लेकिन ये है कि पूरी तरह नजरअंदाज करने विकास को संभव नहीं, विकास तो हुआ। और 7 निश्चय कार्यक्रम चल रहे हैं, हमारे अंदर हमेशा विकास है, कृषि रोड मैप है, बदलाव तो नजर आता है, इसमें कोई दो मत नहीं, ठीक है। तो इस पर आप और कर लो, तो कानून व्यवस्था पर थोड़ा बढ़िया से कर लेना, पुलिस मॉडल एक्ट वगैरह देख लेना कि पुलिस जो मॉडल पुलिस अधिनियम क्या है, क्या आ रहा है, 100 अरब जी की अध्यक्षता में क्या सोच बनी थी, इस सब के बारे में थोड़ा आपको देख लेना चाहिए। किसी तरह कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हो, समझ रहे हैं, और उसको वर्कआउट करो। और भी मैं टॉपिक जो है टेकअप करूंगा। यहाँ जो आपके साथ इंटरेक्ट करने का मेरा मकसद यही होता है कि आपको बीच बीच में थोड़ा सा कुछ इनपुट दे सकूं और आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर सकूं कि आप जिस जॉब के लिए कोशिश कर रहे हो वो चैलेंजिंग है, थोड़ा सा मोस्ट रिवार्डिंग है और कंपटीशन टफ है, इसलिए आप इसमें थोड़ा सा भी कोताही नहीं बरत सकते हो। पूरी क्षमता से लगो, पूरी ताकत झोंक दो, अभी नहीं तो कभी नहीं, होता है कि नहीं होता? सो दिस थिंग यू रिक्वायर। हम लोग मॉक भी ले रहे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरे से पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो, पब्लिक एडमिशन रिलेटेड और जनरल, हम आपको उसमें भी हेल्प कर सकते हैं, समझ रहे ना? तो आप बिल्कुल अभी कुछ मत सोचो, केवल सोचो कि हम कैसे अपना एक बर्थ जो अभी 1400 कुछ सीट जो है उसमें अपना सुरक्षित कर सके, ये आपका टारगेट होना चाहिए। गुड लक, ओके, ऑल द बेस्ट।